हम लोग जो जूसेस और स्मूथीज को हेल्दी समझते हैं, क्या वो वाकई हेल्दी हैं? जूसेस रेकमेंड मोस्टली मैंने नहीं किए। डायबिटीज का असल रीजन है वो क्या है? जो मेन कॉज है डायबिटीज का वो आपका स्ट्रेस है। सेकंड आपके जीन्स में है। फास्टिंग जो आजकल एक हेल्दी ट्रेंड बना हुआ है, लाइक इंटरमीडिएट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग और डेटॉक्स फास्टिंग, तो क्या हर इंसान को फास्टिंग करनी चाहिए? हर बॉडी के लिए फास्टिंग सेफ है? जो दिस टाइप ऑफ फास्टिंग है, एक्सपेक्ट रिलीजियन फास्टिंग, तो जो लोग डायबिटीज और लिवर पेशेंट्स हैं, फैटी लिवर पेशेंट्स हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या उससे ये चीज़ इम्प्रूव होती है? फास्टिंग है ना, वो एक हेल्दी ऑप्शन है लेकिन नॉट गुड फॉर ऑल। ठीक है, अगर हम क्रॉनिक कंडीशंस की बात करें तो क्रॉनिक कंडीशंस में हमें चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। अगर एक क्लाइंट कहते हैं कि मुझे फास्टिंग करना है फॉर सम रीजंस, तो उसके जो है सारे बायोमार्कर्स को देखते हुए हम उनको वो रेकमेंड करते हैं। ठीक है, और अगर जो है कोई हेल्दी पर्सन है या फिर किसी को कुछ ऐसा कंसर्न है वेट लूज का, ठीक है, तो उसमें हम उसको फास्टिंग या फिर कुछ ऐसी जो है डाइट्स रेकमेंड जरूर करते हैं, बट उनका चेक एंड बैलेंस रहता है कि आया है कि वो उसके ऊपर सूट करेगा या नहीं। अगर वो नहीं करता हम फौरन उसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे जो होते हैं पेशेंट इस तरह करते हैं, वो रैंडमली उस चीज को ट्राई ट्राई करते हैं अपने ऊपर, और फिर उसके बाद उनको डिफरेंट तरह के जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सो आई सजेस्ट कि जब भी आप में कोई भी, चाहे वो आया कि इंटरमीडियंट हो, क्रैश डाइट हो, फ्रूट डाइट हो या जूसेस डाइट हो, वट एवर द डाइट्स, आपको जो है एक प्रोफेशनल से रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग जो ओवरवेटेड हैं या इस तरह इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, लाइक, तो उनके लिए क्या कोई पहले उनको अपना हेल्थ चेकअप करवाना पड़ चाहिए कि ओवरवेटेड की वजह से उनको डायबिटीज या लिवर का कोई इशू नहीं है, तो देन वो फास्टिंग की तरफ जाएं? अच्छा, जो ओवरवेट है या obese है, ऐसे लोगों को ना खाने पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। ठीक है, तो जब वो इन डाइट्स की तरफ हम उनको फौरन लेकर नहीं आते हैं, उनको जो है स्लोली स्लोली उनका डाइट पैटर्न चेंज करते हैं। देन हमें अगर लगता है बीइंग अ डाइटिशियन के इस क्लाइंट को ये चीज़ हमें इस टाइम पीरियड में देनी चाहिए या कितने टाइम पीरियड के लिए देनी चाहिए, वो हम ऑन द बेस ऑफ द सिचुएशन हम उनको रिकमेंड करते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं, लेकिन उस पर भी हमारा फॉलो अप रहता है। ठीक है, फौरन हम उनको रिकमेंडेशन फौरन नहीं रिकमेंड करते हैं, उस फौरन पे क्लाइंट के ऊपर बैड इम्पैक्ट आता है। ठीक है, चाहे वो लिवर पे आ सकता है, स्टमक पे आ सकता है, ओवरऑल बॉडी पे आ सकता है, किसी भी किस्म का जो है उसको साइड इफेक्ट उसको फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब भी हमने वेट लॉस कंसर्न करना है, कोई ना कोई हम सप्लीमेंट भी ऐड कर देते हैं, कोई ना कुछ ऐसा जो है फूड रेसिपी हम ऐड ऑन करवाते हैं जिसपे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो ओवरकम हो सके। जो रिलीजियन फास्टिंग होती है, हर रिलीजन्स में डिफरेंट फास्टिंग्स हैं। मुसलमानों में हम रमज़ान रमज़ान के रोज़े रखते हैं, और जो हिंदू हैं या अदर, उनके अपने एक फास्टिंग प्रोसेसेस हैं। तो वो कहाँ तक हमारे लिए मतलब एक क्योंकि रिलीजियन फास्टिंग तो हर पर्सन के लिए लाजमी होती है, एक्सपेक्ट जो बंदा बीमार है या नहीं, तो उसका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और क्या वो कैसे बॉडीज को बैकबोन करते हैं? क्योंकि मोस्टली कहते हैं कि जब आप 30 डेज के रोजे रखते हो, तो आपको आपकी बॉडी में बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं, लाइक बैक्टीरियाज, तो वो किल होते हैं। तो ये बात कहाँ तक सच है और उसका क्या प्रोसेस है? अच्छा, इस ये बात जो है ना वो 100% सच है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जब आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम मुस्लिम के 30 फास्ट होते हैं, ठीक है, पर ईयर रमज़ान की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी मुकम्मल तौर पे डिटॉक्सिफाई होती है। ठीक है, नेचुरली डिटॉक्सिफाई हो रही होती है, लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जिनका ये भी कंसर्न होता है हमने रमज़ान में वेट गेन कर लिया है। ठीक है, हालांकि फास्ट है, फास्ट आप कर रहे हो, एक अच्छा खासा टाइम पीरियड कर रहे हो, 4 से 7 बजे तक, सुबह से 4 एंड शाम 7 बजे तक, तो उसमें ये होता है कि आपने अगर फास्ट रखना है ना, अनलेस संडे अगर आप क्रॉनिक किसी बीमारी में इन्वॉल्व नहीं है, आप रेगुलर रख सकते हैं, लेकिन उस पर भी एक डाइट पैटर्न आपका इस तरह होना चाहिए कि फास्ट फूड है फौरन ही खुराक के ऊपर टूटना नहीं है, चाहे वो इस्लामिक रमजान है या चाहे वो हिंदुइज्म में है या चाहे वो क्रिश्चियंस में जो फास्ट होते हैं।
आपका फास्ट आपने रखा है, आपने जब भी खोलना है आपने थोड़ी अमाउंट में खाना खाना है, ठीक है। थोड़ी अमाउंट में कुछ भी आप घर का खाना आप ले सकते हैं, देन आप 2 घंटे के गैप के बाद आप अच्छा खाना खाओ, ठीक है, फुल प्लेट आप खाओ। फिर उसके बाद कोई ना कोई डिटॉक्स या कहवा वगैरह इनटेक करो, फिर उसके बाद अपना स्लीप पैटर्न कर लें, और फिर रैपिडली सुबह की सैरी या नीटी सी लाइक दैट। तो जब आप एक चीज आप पूरे दिन के फास्ट के बाद जब आप भरकर खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपका एकदम बॉडी में स्टमक पे लोड आ जाता है, उसने प्रॉपर डाइजेशन नहीं करनी है, उसने प्रॉपर जो है एब्जॉर्प्शन नहीं करनी है आगे जाके। तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो एक पॉजिटिव चीज आ रही है वो नेगेटिव चीज में बदल जाती है, ठीक है। तो इस चीज का हमारा हमारा चेक एंड बैलेंस जरूरी होता है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको रमजान भी आपके अगर आप फास्ट वैसे ही रख रहे हैं तो वो आपको अफेक्ट पॉजिटिवली करेगा, ना कि नेगेटिवली करेगा। फास्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे वो हमें किसी वजह से मिल रहा है या फिर हम किसी रीज़न की वजह से उसको कर रहे हैं, ठीक है, खुद की हेल्थ के लिए। तो इसको अगर बेहतर तरीके से हम करें तो हमें दोनों वे में, चाहे वो वेट गेन में है या वेट लूज में, किसी बीमारी को ठीक करने में है, तो वो हेल्प आउट ही करता है। डायबिटीज या तो शुगर खाने से होती है या ज्यादा मीठा खाने से। सिर्फ जो इन लोगों को डायबिटीज होती है उनकी डायबिटीज बढ़ती है। लेकिन जो डायबिटीज का असल रीजन है वो क्या है, क्योंकि शुगर से अगर डायबिटीज नहीं हो रही, एक पर्सन को अगर डायबिटीज नहीं है और वो शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको डायबिटीज तो नहीं होगी, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो फिर डायबिटीज की क्या रीजंस होती हैं जो असल में एक पर्सन को डायबिटीज की तरफ लेके जाती है, और एक डायबिटीज पेशेंट को कितना शुगर खाना चाहिए? क्योंकि समटाइम्स डायबिटीज में पर्सन्स का शुगर या तो लो हो जाता है या हाई हो जाता है, तो उसको कैसे कवर अप करेंगे? अच्छा, डायबिटीज डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी टाइप्स मुख्तलिफ हैं। अब इसमें ना डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। रिसेंटली मेरे पास 2 केसेस इस तरह के आए जो कि 20 to 22 ईयर्स के बच्चे हैं। उनकी जो एच बी A1C है, एक की 11 पॉइंट समथिंग और एक की 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब उसके पीछे की जो हिस्ट्री सामने आई और इस तरह की, मतलब ये चीज़ जनरली है, उनके पीछे की जो आपको हिस्ट्री पता चलती है, एक तो उनका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज है। जो मेन कॉज है डायबिटीज का वो आपका स्ट्रेस है। सेकंड आपके जीन्स में है, ठीक है। अगर आपके जेनेटिकली में आपको आ रही है वो चीज़ आपको, और आगे आपने उस चीज़ को एक प्रॉपर बैलेंस में नहीं रखा है, तो आपको अल्टीमेटली चाहे चाहे आप अर्ली 20s में हैं या टीन एज में हैं, आपको वो डायग्नोज हो जाती है, ठीक है। आपको नहीं पता, आप टेस्ट करवाते हैं रैंडम, क्योंकि सडन आपका वेट रिड्यूस हो रहा होता है, आपको नहीं पता चलता ये क्यों रिड्यूस हो, जबकि आप जिम में जा रहे हो, आपका सारा सीन ठीक है, आपका एक अच्छा चीज चल रही है। बट द मेन थिंग इज आप अपनी बॉडी पे जब ओवरलोड करते हो किसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को, या साइकोलॉजिकली आप साइकोलॉजिकली सिर्फ ये नहीं होता कि फैमिली प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकली आपको डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंटल इश्यूज, लाइक आपका ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, या जो है जॉब इश्यूज चल रहे हैं, या स्टडी प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर किसी ना किसी कोई और भी मुख्तलिफ रीजंस। तो जब ये मल्टीपल रीजन जब आप अपनी बॉडी पे बगैर फिजूल में अगर आप उस चीज़ को पुट करते हो, तो अल्टीमेटली वो चीज़ आपको जो है आगे जाके नुकसान देती है, ठीक है। हम कोई भी खुराक जब खाते हैं उसका 40 दिन के बाद उसका असर असर आता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, डाइट में से मुराद ये नहीं होता कि अगर आप शुगर खा रहे हैं तो ही आपको शुगर है, ऐसा नहीं है। आप शुगर खा सकते हैं लेकिन अगर अच्छी क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है कि फ्रूट्स की क्वांटिटी पूरे दिन में 2 से 3 मरतबा आप ले सकते हो, पर सर्विंग जो होती है उसकी, ठीक है। इसी तरह अगर आप रोटी भी खा रहे हो, पूरे दिन में आप 6 6 रोटियां खा सकते हो, लेकिन उसके अंदर अगर आप जौ के आटे और गंदम के मिक्स करके, अगर किसी को शुगर हो चुकी है तो इन दो आटों को मिक्स करके खाएं। गंदम की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, जौ की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें, ठीक है। ये बहुत अच्छी जो है उनके लिए जिनको डायबिटीज हो चुकी है, जिनको नहीं भी है वो भी अगर खाते हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स हाईली न्यूट्रिशियस, और इसमें ग्लिसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम होता है। सेकेंड ये चीज़ है कि इसका जो मेन कॉज आ जाता है, आप खाना खा के आप वॉक नहीं करते हो, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। एक्सरसाइज ये नहीं होता कि कोई जिम ही जाए तो ही एक्सरसाइज है। अगर आप वॉक कर रहे हो या फिर भाग रहे हो, एक्सरसाइज क्या है बेसिकली, ऐसी चीज अपनी बॉडी में इस तरह आपने उसको वर्किंग में लाना है कि आपका सांस फूले और आपको स्वेटिंग हो। इस चीज को हम कहते हैं एक्सरसाइज आपकी बॉडी कर रही है।
ये जो हम कहते हैं ना सेडेंटरी, हम घर के हाउस होल्ड काम भी तो कर रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ है, झाड़ू पोछा वट, उसमें आपके ना सांस या वो पसीने नहीं आते, ठीक है, अनलेस जब आप ज्यादा विग्रसली कुछ ना कर रहे हो। तो आप जब एक्सरसाइज इसलिए रेकमेंड की जाती है, या ऐसी वॉक आपको रेकमेंड की जाती है जिसमें आपका सांस भी फूले, आपको पसीना भी आए, आपकी हार्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो एक्सरसाइज से, उस चीज को हम कहते हैं कि वो चीज आप पूरे दिन में एटलीस्ट एक टाइम पे ही कर लो। ठीक है, 4-10 मिनट्स कर लो, 5 मिनट्स कर, बट करो लाजमी। और जब भी आपने खाना खाना है, आपने जो है वॉक लाजमी करनी है, ताकि आप इन चीज़ों से बच सके। आजकल के एरा में एक्सरसाइज और डाइट बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटीज़ का जो इसके अलावा अगर मैं कोर्स कोई बताऊं तो वो ये है कि आउटसाइड फूड अगर आप लेते हो जिसमें रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, सफ़ेद आटे का इस्तेमाल होता है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकता है। वो इसलिए नुकसान देता है क्योंकि उसमें ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। उसमें क्या करता है कि आप जो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हो, वो आपकी डाइजेशन अगर स्लो कर रहा है या फास्ट कर रहा है, वो एक नॉर्मल वे में आपकी बॉडी को एक अच्छी शुगर दे रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर आप रिफाइंड में यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या करती है, आपके स्टमक में वो ज़्यादा देर तक स्टे रहता है, आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, ओवरऑल बॉडी में वो सर्कुलेट नहीं प्रॉपर वे में करती है। तो उससे क्या होता है, जो इंसुलिन लेवल होता है वो हाई पीक पे चला जाता है, और आपको प्रॉब्लम जो है डायबिटीज की वो स्टार्ट हो जाती है। और एक बार आपकी अगर डायबिटीज आपके अंदर आ जाती है, तो वो एक लाइफ टाइम चीज है, जो कि आपकी एफर्ट और डेडिकेशन से ही वो चीज खत्म होती है। और बेहतर है कि आपने उस स्टेज तक जाना है, इंसान को पहले ही थोड़ा थोड़ा जो है वो खाए। आप बाहर का आउटसाइड फूड खाओ, बट वीकली बेसिस में लिटिल बिट आप थोड़ी सी अमाउंट खा सकते हो। ये नहीं है कि पूरी प्लेट खा, लोग पिक्चर्स लगा रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं डिफरेंट, बट उनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिगार्डिंग। तो इन चीज़ से बचना चाहिए। अगर हम बात करें जूसेस की, हम लोग जो जूसेस और स्मूथीज़ को हेल्दी समझते हैं, क्या वो वाक़ई हेल्दी हैं? क्योंकि अगर हम सिंपल एक फ्रेश फ्रूट लेते हैं, लेट्स सपोज़ मैंने ऑरेंज का जूस लिया फ्रेश, उसको ग्राइंड किया, तो क्या वो मेरे लिए हेल्दी है? क्योंकि जब हम एक फ्रूट को ग्राइंड करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी उसके फाइबर्स हैं, वो कट हो जाते हैं, क्योंकि जब उसके वो फाइबर कट हो जाते हैं, तो वो एक हार्ड लेवल ऑफ शुगर हमें मिलती है, जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए वर्स्ट कंडीशन है। सो हमें जूसेस किस तरह पीने चाहिए ताकि हम लोगों के लिए वो वर्स्ट ना हो, या हम जूसेस की जगह प्रेफर करें कि हम फ्रूट्स को खाएं? अच्छा, सबसे पहले जो है जूसेस रेकमेंड मोस्टली मैंने नहीं किए अभी तक। अगर मैं जो होती है ना, जूस पीना बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप जूस, जैसे देखिए, जब हम जूस बनाते हैं ना, हमारी जो पर सर्विंग की फ्रूट की जो एक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो एक ट्रिपल या टेट्रा में चली जाती है, जो कि हमारी 4 दिन की रिक्वायरमेंट होती है, सर्विंग्स होती है बॉडी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, वो 4 टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाती है। तो उस चीज को जो है ना, इस तरह कर सकते हैं, अगर बहुत दिल कर रहा है, आप जो है दो फलों का बना सकते हैं, ठीक है। अगर वो डायबिटिक है, तो वो एक ही फल का बनाएगा, और उसके अंदर एक फल होगा, बाकी जितना हिस्सा होगा वो पानी का होगा, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर आपको फाइबर प्रॉब्लम, आप उसको स्टेन ना करें, उसको छान के ना पिए, आप उसको वैसे ही इनटेक करें, ठीक है। आया कि वो फलों का जूस है या वेजिटेबल्स का जूस है, ठीक है। जब हम स्ट्रेन कर देते हैं, एक तो वैसे ही आपका जो है वो फाइबर कम हो गया है। अगर आप स्ट्रेन नहीं करते, तो एटलीस्ट आपका जो फाइबर थोड़ा बहुत होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेहतर है कि आप जो है उसको स्ट्रेन ना करो, आप उसको वैसे ही एक तो लो, और 2 फल या एक फल का जो है ना वो जूस पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जूस अगर जूस से अच्छा ऑप्शन चाह रहे हैं, तो वो एक फल आप एट अ टाइम वो लें, वो ज्यादा मुनासिब है, रादर देन आप एक जूस ले रहे हो। जूस पीना ही है तो आप फलों का और वेजिटेबल्स का मिक्स करके ले, जिसमें एक बहुत अच्छा जो है वो जो एनीमिया के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए, उसकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए अच्छा है। वही है कि आप बीट रूट, आप कैरेट, आप जो है लेमन उसके अंदर डालें, आप उसके अंदर सेब डालो, और उसके अंदर जो है लिटिल बिट जो मोरिंगा होता है ना, मोरिंगा का वो टहनी होती है, लिटिल बिट 1 इंच, वो आप उसके अंदर डाल दो, ठीक है। साथ में पुदीना थोड़ा सा डाल दो, इट्स अ हाईली न्यूट्रिशियस, ठीक है। उसके अंदर विटामिन ए होता है, आयरन होता है उसके अंदर, डिफरेंट और भी
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो उस जूस में पाए जाते हैं, जो कि आपके इंसुलिन को मेंटेन करते हैं, आपके लिवर को हेल्दी रखते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। लेकिन क्वांटिटी सबकी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, ये भी नहीं है कि फुल फुल रखनी है, नहीं, थोड़ी थोड़ी रखनी है, पानी का क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। In Pakistan and India, we're making juices like adding sugar, milk, and different other ingredients as well. और smoothies में already काफी शुगर कंटेन होता है, तो क्या वो डायबिटीज और फैटी लिवर पेशेंट्स के लिए शुगर बॉम्ब नहीं है? अच्छा, जो आपने बात की है शुगर की, डेफिनेटली हम एशियंस जो हैं वो हाई अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा शुगर यूज़ करते हैं। ठीक है, आउटसाइड, इसको हम कहते हैं आउटसाइड शुगर, हम खुद उसके अंदर डाल रहे हैं। ऑलरेडी फलों का तो एक फ्रक्टोज हमें शुगर फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो रिफाइंड फॉर्म में हम ले रहे हैं ना, तो वो चीज़ आप उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर लें। आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके अंदर ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप हनी ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो है मुलट्ठी जो होती है वो भी आप ऐड कर सकते हो लिटिल बिट क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। आप जो है पूरे दिन में जो आप शुगर की क्वांटिटी होती है, 1 टेबल स्पून आपका पूरे दिन का होता है, 2 टीस्पून आपका, इसकी हम दो क्वांटिटी कहते हैं। और अगर फलों की बात की जाए तो पूरे दिन में आप 2 से 3 फल खा सकते हैं। रोटी की बात की जाए तो 3 से 4 रोटियां आप पूरे दिन में ले सकते हैं। और ये इस तरह ये आपके पूरे साइज के जितनी, हाथों के साइज के जितनी आप ले सकते हैं। ये भी नहीं कि 8-8 इंच की रोटी नहीं, 6 इंचेस ऑफ जो रोटी चपाती होती है वो आप इंटेक कर सकते हो। इसी तरह फलों में भी जो है आप फलों का जो है ना, उसमें सच जो कार्ब्स की होती है ना, 1 सर्विंग में 5 ग्राम्स जो है ना वो आपके पाया जाता है कार्ब। उसमें आप अगर फल लेते हैं, फल वैसे ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनके अंदर होता है, तो वो आप लें, वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन अगर आप बाकियों की जो है क्वांटिटी, आप पूरे दिन में एक मील जो है वो वेजिटेबल सैलेड का रखें, ठीक है। वो बेस्ट है। बाकी जो हम पोर्शंस ले रहे हैं ये उनके लिए है जिनको जो है वेट लॉस करना डिटॉक्स डिटॉक्स ड्रिंक क्रेजेज है आजकल। मोस्टली लोग डिटॉक्स वाटर पीते हैं, जो जिन्होंने अपनी हेल्थ बेटर भी करनी है या वेट भी लॉस करना है। तो क्या इसका एक्चुअल कोई फायदा भी है, या बस एक ट्रेंड के हिसाब से ही चल रहा है, जो आजकल के दौर में चीजें चल रही हैं कि बस एक ट्रेंड है उसी को ही फॉलो करें, या इसका कोई वाकई फायदा भी है? बेसिकली डिटॉक्स का काम होता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, आपकी बॉडी में थोड़ी सी जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको ठीक करना। ना कि हम उसको लिंक नहीं कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे वेट लूज में या वेट से रिगार्डिंग, उसको हम उस लिहाज से अगर हम कहें कि वो आपका डिटॉक्स आके ही आपको जो है वो आपका वेट रिड्यूस करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। डिटॉक्स का काम होता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। उसके अंदर जब आप वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का आप लेते हो ना, वो आपको न्यूट्रिएंट्स तो दे रहा है, लेकिन वो जो है आपके वेट रिड्यूस को मुकम्मल, मतलब आप कहोगे डिटॉक्स वाटर पीने से आपका हफ्ते में ही बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। जो डिटॉक्स होते हैं वो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं, साथ में आपके जो है आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं। लेकिन खाली डिटॉक्स ही काम जो है वो आपकी हेल्थ को नहीं ठीक करता, अब उसके साथ और भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसको मेंटेन रखते हुए ही आपका जो गोल है वो आपको अचीव होगा, ना कि डिटॉक्स खाली लेने से। अच्छा, कॉफी और चाय, there are two-person. One person drink coffee at every morning without anything to eat, means with an empty stomach. Another person who drink tea in morning without anything before eat, or we say about in empty stomach. So what's the effect of coffee and tea at that time in both stomach? Is there for benefit for them, or what's the worst condition for both of them? अच्छा, इसमें ना ये क्वेश्चन मुझसे जब पहले भी पूछा गया था तो उस टाइम पे भी एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया था कि पहले मैं आपसे पूछूं कि आपका स्टार्टअप किस तरह होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका भी जो स्टार्टअप है ना वो एम्प्टी स्टमक, या तो कॉफी होता है या फिर ग्रीन टी होता है या फिर टी होता है। तो एक सब अगर हम इसके बेनिफिट्स की पहले चलो मैं बात कर लेती हूँ। चाय अगर हम ले ले रहे हैं पूरे दिन में 2 टाइम्स तो इट्स ओके, ठीक है। चाय का मतलब होता है कि हम उसको ब्लैक टी की फॉर्म में लें, फिर उसका हमें फायदा है। अगर हम उसको ले रहे हैं खाली पेट या फिर अगर हम उसको ले रहे हैं दूध के साथ,
तो उसका जो होता है ना, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं दूध के भी, वो भी खत्म हो जाते हैं। और अगर हम खाली पेट ले रहे हैं, वो हमारे स्टमक में जाके वो एसिडिटी कोज करता है, एसोफेगस को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट रिकमेंडेड टू टेक इट इन द एम्प्टी स्टमक। चाय की बात करें, फिर अगर हम बात करते हैं ग्रीन टी की, ग्रीन टी भी जो है वो कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ को एसिडिटी या भी बर्पिंग का जो है प्रॉब्लम उसको कोस करती है, तो उसको भी हम एम्प्टी स्टमक या मिडनाइट में उसको हम रेकमेंड नहीं करते। तो उसके लिए ये होता है कि आप जो है ग्रीन टी लें, और वो स्नैक टाइम पे लें, चाहे कि वो मिड मॉर्निंग स्नैक में आ सकता है या इवनिंग स्नैक में आ सकता है, ठीक है। ये भी अच्छा है। या फिर आप उसकी जगह आप कैमोमाइल टी भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका कहवा भी यूज कर सकते हो। अगर हम कॉफी की बात करें, कॉफी इज अ गुड सोर्स, कॉफी बहुत अच्छा सोर्स है फैटी लिवर के लिए, ठीक है। अब ये तो साइंटिफिकली भी अप्रूव्ड हुआ है। कॉफी आप अगर ले रहे हो ब्लैक कॉफी, तो उसका फायदा है। अगर आप उसको दूध में ले रहे हो, अल्टीमेटली आपके जो कैफीन है या फिर टैनिन्स हैं या कैल्शियम हैं, ये चीजें क्या करती हैं, आपकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। इनको आप किसी भी फूड के साथ ले रहे हो, तो दूध भी एक फूड है, ठीक है। वो भी एक जो है पूरा एक मिल्क, एक पूरा एक आपका सोर्स है, मील है, ठीक है, जिसमें आपका कार्ब, प्रोटीन, फैट, तीनों चीजें आपको मिलती हैं। तो जब आप इन चीज़ों के साथ वो लिंक करते हो, वो इंटरलिंक होते हैं, वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी डैमेज हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो अल्टीमेटली आपके स्टमक का भी जो है वो फ्लैक्चुलेंस या ब्लॉटिंग वगैरह उसमें आपको ले जाता है। तो उसको अगर आप लेना चाह रहे हो, कॉफी को भी या टी को भी या फिर ग्रीन टी, आप मिड मॉर्निंग स्नैक या फिर इवनिंग में रखें, और पर डे सर्विंग आप 2 ले सकते हो अगर आप एडिक्ट हो ज्यादा, वरना 1 सर्विंग जो होती है वो एनफ होती है। जो वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, वो आप एक्सरसाइज से पहले आप ये चीज़ें लें, हर्बल टीज लें, कॉफ़ी लें, आपका वेट जो लूज में वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको सूट नहीं करता, आप डाइटिशियन से रेकमेंड लें, रिकमेंडेशन है आपको, वो आपकी बॉडी अकॉर्डिंग जो है चीज़ें रेकमेंड करेंगी, करेगा, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर है। आपने बात की थी मेरी मॉर्निंग रूटीन की, तो मॉर्निंग रूटीन में हाँ सुबह चाय या कॉफ़ी ही चलती है। एम्प्टी स्टमक तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत कुछ खा पी के ही पीस ऑफ ब्रेड और फ्यू बाइट्स ऑफ रोटी कह सकते हैं, उसके बाद ही चाय हम पीते हैं। लेकिन जो ओवरऑल डेली रूटीन है हमारी, ऑलमोस्ट 6 to 7 कप ऑफ टी पर डे कंज्यूम होती है मेरी नॉर्मली। क्योंकि एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अगर हम लोग चाय ना पिए ना, तो कि हम लोग जितना पीसी के सामने बैठते हैं तो हमें चाय की एक वो तलब सी होती है। अब हम उसको कह सकते हैं कि कैफीन इंसुलिन भी कह सकते हैं, जो वो हमें रिस्पॉन्स करता है और एक इफेक्ट करता है हमारे माइंड को। और एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर द डिनर वी आल्सो टेक अ कप ऑफ टी। सो हमारी रूटीन तो ऐसी है। लेकिन एक कॉर्पोरेट पर्सन है जो डेली की 6 to 7 कप ऑफ टी कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके लिए वो चीज़ कैसे वो खुद को इस चीज़ से हटाए। क्योंकि एक जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो, आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो या कॉर्पोरेट ऑफिस पे काम करते हो, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। आपको अगर अपना माइंड रिलैक्स भी करना है ना, तो आप कप ऑफ टी पीते हो, और खाने के बाद फिर 11 ओ क्लॉक समथिंग लाइक दैट, फिर शाम को इस तरह। तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ के लिए तो टी लाइक कह सकते हैं आप कि एक एनर्जी बूस्ट है या स्टेरॉइड की तरह काम करती है। तो एक पर्सन को अगर इस चीज़ से निकलना है तो वो कैसे निकलेगा? अच्छा, जो एडिक्टेड है, बेसिकली ना ये आपके ना जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हम जब एक सर्कल में होते हैं ना, वो चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, और उसका इम्पैक्ट भी हमारी ना बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकली जब हमने एक चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि ये चीज़ हमें मिलेगी, तो हमें एनर्जी मिलेगी, हमें उस चीज़ के लिए काम करने की। तो वो उस चीज़ को जो है ना ओवरकम करने के लिए आप उसके अल्टरनेटिव्स को मिक्स अप करें, ठीक है। उस चीज़ का मैं हटा नहीं रही हूँ, आप वो भी लें, लेकिन ये है कि आप ऐड ऑन करें। मैं बात कर रही थी कि अगर आप लेते हैं चाय को, उसका अल्टरनेटिव अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो मॉर्निंग में एटलीस्ट आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप कॉफ़ी या चाय, फिर रात के टाइम आपने जो है ना वो कैमोमाइल लेना है।
कैमोमाइल के ऊपर इसलिए रात रात के टाइम कहा जाता है कि वो आपके मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, आपकी स्लीप पैटर्न को ठीक रखने में वो हेल्प करता है आपको। वो आप अगर आप उस टाइम पे अगर आप दूध, हल्दी का दूध भी अगर आप ले रहे हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है नाइट के टाइम अगर आप यूज कर रहे हैं। तो ये अगर आप इसके अल्टरनेटिव आप ड्रिंक्स लेंगे ना, तो आपको ना जो एक एडिक्शन होती है ना कि हमने वो कॉफी आप बार बार लो, वो चीज़ ना थोड़ी चेंज हो जाएगी, एकदम चेंज हैबिट नहीं होती है। इसमें जो है आप तकरीबन हफ्ता आपको लग सकता है या 15 दिन आपको लग सकते हैं मैक्स, कि आप जो है ये मॉर्निंग में ग्रीन टी ले ली, फिर आपने ये जब एक टाइम स्केड्यूल करते हैं ना, और ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि हमने ये चीज़ फॉलो करनी है। इस चीज़ को फॉलो करने के लिए थोड़ी डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है, मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है, आप लोग कर लेते हैं और इंशाल्लाह उस चीज़ का आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलते हैं, रादर देन अगर आप पूरे दिन में 6 कप कॉफी ले रहे हैं या चाय ले रहे हैं। जो ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी होते हैं उसमें इससे बेटर ऑप्शन कौन सा है? और दूसरी चीज ये कि जो कैफीन इंसुलिन रिस्पॉन्स को इफेक्ट करता है वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं कि और क्या इफेक्ट कर रहे हैं? और अगर हम दो चीनी ऐड करें चाय में तो वो हार्मफुल बन जाती है वाइट, क्योंकि आप कह रही है ना ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी ठीक है, लेकिन अगर हम जब उसमें शुगर वगैरह ऐड करें या मिल्क तो हार्मफुल कैसे? अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं आई। अगर कोई कहता है कि मैंने टी पीनी है तो ब्लैक टी उसके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर वो उसमें शुगर या मिल्क ऐड करता है तो वो हार्मफुल बन जाती है कैसे? चीनी ऐड करना, मैंने पहले भी आपको बताया, जो अल्टरनेटिव इसके चीनी के सोर्सेज होते हैं ना, हमने रिफाइंड को यूज़ नहीं करना। हमने अगर यूज़ करना है तो हम दूसरे जो शुगर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके जैगरी हो जाता है या फिर आपका हनी हो जाता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं हर्बल टीज के अंदर, या फिर आप मुलाठी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है, या स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं है, वो अच्छा ही, मतलब आप अगर अपने टेस्ट बट के लिए वो आप यूज़ कर रहे हो, इट्स नॉट बैड है। शुगर की कॉफी के अंदर या किसी भी हर्बल टी के अंदर, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, अगर हम उसको रिफाइंड में नहीं यूज कर रहे, हम उसको हम दूसरा अल्टरनेटिव उसका सोर्स यूज कर रहे हैं शुगर का, ठीक है, और वो भी 1.5 टीस्पून, तो इट्स नॉट लाइक यू कैन से कि वो आपको अफेक्ट कर रही है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो है कंसर्न होना चाहिए कि आप वो चीज, आप ना साइकोलॉजिकली, हर इंसान जब भी कोई कहवा ले रहा है उसको साइकोलॉजिकली ये चीज का कंसर्न होना चाहिए कि भाई ये चीज जो है ना आपकी बॉडी में एक तो एनर्जी का सोर्स होगा, सेकंड ये आपकी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको वो देंगे, आए कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स के हैं या फिर इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, ठीक है। जब हम इन चीजों को थोड़ा सा वो एनालिस्ट करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हमने शुगर को ज्यादा प्रेफर करना है, हम उस चीज को समझते हैं कि इसके सोर्सेज हमें ये हैं, हम शुगर को अगर हम ऐड करेंगे तो उसके फिर नुकसान ये मिक्सअप होंगे। वी ऑल नो, इतनी अवेयरनेस हो चुकी हुई है कि शुगर इज अ बैड थिंग, वाइट शुगर, बट उसी के अगर हम दूसरी तरफ जाएं, उसमें भी सेम कैलोरीज होती हैं, बस डिफरेंस होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। और जो बेस्ट अर्ली मॉर्निंग मैं सजेस्ट करूंगी, मिड मॉर्निंग स्नैक में ग्रीन टी, देन आप कॉफ़ी लें, कॉफ़ी और ग्रीन टी दोनों अच्छे सोर्सेज हैं, अच्छे जो है वो आप हर्बल फॉर्म में ले सकते हैं, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई एनर्जी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, और जो अंडर वेट होते हैं वो लोग भी ना का प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स हाई प्रोटीन्स के लिए वो फास्ट फूड यूज़ करते हैं, मीन्स पिज़्ज़ा बर्गर लाइक दैट। तो वो कैसे उन पे इम्पैक्ट डालता है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रेट प्रोटीन दे आर यूजिंग द फास्ट फूड विच इम्पैक्टेड ऑन देयर स्टमक एज वेल। सो क्या ये चीज़ सही है कि वो जो फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ प्रोटीन्स, तो क्या वो कैसे उन पे इम्पैक्ट डालता है? और एक अंडरवेज पर्सन है, वो अगर अपना वेट इंक्रीज़ करना चाह रहा है, तो वो अपना वेट कैसे इंक्रीज़ करे विदाउट ईटिंग फ़ास्ट फूड एंड ऑयली थिंग्स? अच्छा, जो अंडरवेट है या ओवरवेट है, दोनों में जब हम हिस्ट्री में आते हैं ना, उन दोनों में कहीं ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही होती है, ठीक है। तो उन दोनों को अगर हमने यूज करवाना है ना, प्रोटीन को, जो यूज करता है जिम वाला पर्सन, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट, क्यों कि उसको एक्टिविटी उसने करनी है, जब वो एक्टिविटी करता है ना, उसकी बॉडी ज्यादा वर्क लोड कर रही है, वर्कआउट कर रही है, तो उसके वर्कआउट में उसके मसल ब्रेकेज हो रही है,
उस चीज को वापस से रीगेन करने के लिए प्रोटीन डबल यूज किया जाता है, डबल दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई अंडरवेट है, उसकी जब आपकी उस पर्सन की जब प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, जो मेडिकल प्रॉब्लम होती है वो हम डायग्नोज कर लेते हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली हम उसको प्रोटीन ऐड करवाते हैं, लेकिन प्रोबायोटिक्स के साथ ऐड करवाते हैं। उसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी ऐड ऑन होते हैं, जिसमें क्या होता है, वो अगर खा रहा है एटलीस्ट उसका स्टमक फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि स्टमक अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं करेगा तो अल्टीमेटली आपको क्या होगा, या तो वो पर्सन एक्स्ट्रा उसको या तो नाउशिया होना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग होती है, या फिर उसका डाइजेशन अफेक्ट होता है। ठीक है, तो उस चीज में दोनों केसेस में प्रोटीन लेने के तरीके अलग हैं, लेने की क्वांटिटी अलग है, इट डिपेंड्स। और दोनों के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन, और प्रोटीन ही नहीं, सिर्फ आपके जो बाकी जो है ना फूड आइटम्स, फूड आइटम्स लाइक आपके कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, फाइबर्स हैं, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स है, etc लाइक दैट। सो इन सबको हमने इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने उसका प्रोटीन लेवल, उसके और कार्ब्स और फैट की परसेंटेज को कंप्लीट करना होता है, दोनों की वर्कआउट की एबिलिटी को देखते हुए, कैपेसिटीज को देखते हुए। अच्छा, व्हाट अबाउट द फास्ट फूड? अगर वो मस्कुलर पर्सन जो जिम जा रहा है या जो अंडरवेट है वो फास्ट फूड यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा? क्योंकि फास्ट फूड में तो बहुत सारे इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं पर्सन्स में, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी मायोनीज़, आपके आपके कार्बन का फाइबर्स और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत नुकसान देती हैं। फिर उसमें मोस्टली शुगर्स भी गेन होते हैं। तो अगर एक पर्सन अंडरवेज है और उसने अपने आप को हेल्दी साइड पे लेके जाना है, वेट भी गेन करना है, लेकिन बिना शुगर और इस फास्ट फूड के, तो वो कैसे कर सकते हैं? जो फास्ट फूड है ना, फास्ट फूड बेसिकली वो यूजुअली जो अभी तक जितना सर्वे हुआ है और जितना एक्सपीरियंस लेवल है मेरा, उस अकॉर्डिंग ये किया जाता है कि लड़का हो या लड़की हो, उनको ना ये मैनिपुलेशन बहुत आपकी सोसाइटी देती है कि आप ना बाहर का जंक खाओ, आपको खाया पिया नहीं लग रहा, आप जंक खाओ, आपको वो चीज जो है ना वो आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये चीज गलत है। आप जब फास्ट फूड ले रहे हैं, सेचुरेटेड फैट ले रहे हैं, रिफाइंड फैट ले रहे हैं, रिफाइंड शुगर्स ले रहे हैं, क्योंकि आप आउटसाइड फूड ले रहे हैं ना, वो मैदे का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, और वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं जो ये भी यूज होता है। ठीक है, वो ना सिर्फ आपके मैदे को अफेक्ट करेगा, आपके जिगर को भी अफेक्ट करेगा। लोगों का फास्ट फूड खाने से, और सिर्फ फास्ट फूड खाने से नहीं, और भी उनकी खुराक में बहुत ज्यादा फूड आइटम्स होते हैं, वो खाने से फिर ही उनका वेट गेन होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फास्ट फूड से। और जब वो इस तरह की कोई भी डाइट पैटर्न स्टार्ट करते हैं, अल्टीमेटली उनका जिगर भी अफेक्ट होता है। ठीक है, उनका मैदा भी अफेक्ट रहता है, उनका जो स्टमक एब्डोमेन होता है ना, वो फूला हुआ होता है। ठीक है, वो बल्की होता है। ठीक है, चाहे वो आपकी जितनी मर्जी हाइट हो, आपका वेट, आप वेट गेन आपने किया, लेकिन आपका मैदा फूला फूला सा फील होता है। वो उसके पीछे रीजन होती यही कि आप बाहर आउटसाइड फूड बहुत ले रहे हो, आप वॉक नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ एक ही चीज को, रिफाइंड चीजों को अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ होता है। तो इट्स नॉट अ गुड हैबिट, इस चीज से परहेज करें। आप घर में ही वो चीजें बनवाएं, जो घर का खाना आप जिस तरह बनाते हो ना, उसमें एक तो कम कम ऑयल इस्तेमाल होता है, वो रीयूज ऑयल नहीं होता है। सेकेंड वो चीज जो होती है, आप ऑन रेगुलर बेसिस वो नहीं खाते हो। ठीक है, आप वो कम कैलोरीज में खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सैलड भी इस्तेमाल होता है, आप म्यूनीज भी ले रहे हो तो थोड़ी सी ले रहे हो। ठीक है, आप उसके अंदर मल्टीपल होममेड चीजें ऐड कर रहे हो, ना कि आप अगर बाहर खा रहे हो। बाहर तो एक तो जर्म्स बहुत है, आउटसाइड स्ट्रीट फूड जो होता है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं, जो आपके मैदे में जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। आज नहीं तो कल वो जरूर आपको जो है वो प्रॉब्लम देता है। तो फास्ट फूड इज नॉट रिकमेंडेड, आउटसाइड फूड इज नॉट रिकमेंडेड, यस, बट यस, आप वही चीज घर में बनवा के खाएं वीकली बेसिस पे 2 टाइम। इट्स अ गुड सोर्स। आप पिज्जा ही बनवा सकते हैं, वो चाहे दाल का पिज्जा, दाल का भी जो है ना छीला फॉर्म में अगर आप वो यूज करें ना, तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। नहीं तो आप मुझसे जो है वो प्लान्स लें, देन विल शेयर यू द रेसिपीज ऑफ द बर्गर्स, पिज्जाज, etc लाइक दैट। घर में भी हम बहुत चीजों से अपने टेस्ट बड्स को बिल्ड अप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बाहर ही खा के पैसे जाया करने हैं। तो घर में जो हमारा सिंपल खाना होता है, लाइक दाल, सब्जी, रोटी एंड व्हाटएवर वी मेक एट होम, तो
वो साइंटिफिकली बैलेंस हो सकता है, और क्या जो इम्पोर्टेड हेल्दी फूड्स हैं सिर्फ एक ट्रैप है, मार्केटिंग ट्रैप्स हैं? अच्छा, घर में जो है हम अगर घर का खाना ले रहे हैं ना, अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं और अच्छे आप प्रॉपर मील्स के साथ ले रहे हो, तो उसमें ये होता है कि आप एक तो सुबह के टाइम जल्दी उठें, 8 बजे तक, नहीं तो 10 बजे तक हार्डली, जितना भी अगर लेट कर सकते हैं तो आप अपना नाश्ता 10 बजे से पहले कर लें, ठीक है। सेकंड, आप अगर खाना चाह रहे हैं थोड़ा लाइक थोड़ा वैरायटी फॉर्म में, आप सैंडविचेस फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप बर्गर फॉर्म में भी, घर में भी बर्गर जो है बन बनवा सकते हैं, घर में ही आप पिज्ज़ा भी बनवा सकते हैं, घर में ही आप रोल्स बनवा सकते हैं, रैप्स बनवा सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ शामी रेसिपीज आप बनवा सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड रेसिपीज आप बनवा सकते हैं, प्रोटीन वो मतलब डिफरेंट जो रेसिपीज होती है ना, अगर आप वही आप अपने पूरे दिन में 6 मील 6 टाइम्स अ मील अगर आप ले रहे हो ना अच्छी क्वांटिटी के साथ, जिनका वेट गेन का प्रॉब्लम है, तो वो अगर अच्छी क्वांटिटी के साथ ले रहे हो ना, हेल्दी ले रहे हैं, वो उनका एक तो आहिस्ता आहिस्ता वेट भी गेन करेगा और उनके फेस पे ग्लो भी करेगा, ना कि ये होगा कि एक बॉडी के तरह तरह के पार्ट बस वो उसमें वेट गेन है, बाकी आपका प्रॉपर जो एक फिजिकली आप फिट होने चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस वेट होना चाहिए हर एक बॉडी का, तो वो चीज़ आप अचीव करते हो थोड़ा हेल्दी डाइट प्लान से, ना कि आप जंक फूड के थ्रू नहीं करते हो, क्योंकि मेल्स में क्या होता है कि आपके एब्डोमेन में फैट एक्यूमुलेट होता है, फीमेल्स में थाइस में होता है, ठीक है। तो वो चीज़ से बचने के लिए आपको जो है डाइट घर की और साथ में एक्सरसाइज, दैट्स इट। तो आपके जो एक्सपीरियंस के लिहाज से जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, या देसी घी, मोस्टली देसी घी तो कम ही यूज़ होता है, लेकिन इन विलेजेस वो यूज्ड देसी घी नॉर्मली। तो उस इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है दिस एरा के प्रोस्पेक्टिव, दिस टाइम के हिसाब से? क्योंकि इस टाइम पे हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो, मतलब हमारी यंग जनरेशन भी बहुत कम ऐसी है जो कोई मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म करती है, या कोई क्रिकेट समथिंग फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो इस हिसाब से कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए हमें, और कौन सा ऑयल उनके लिए ज्यादा बेस्ट है, अगर कोई मतलब डे में थाउजेंड स्टेप्स वॉक करता है, या एक मस्कुलर एक्टिविटी है उनकी प्रॉपर? अच्छा, ऑयल्स की हम अगर बात करें, सबसे पहले जो है ऑयल्स और घी प्रेफर किया जाता है कि ऑयल का यूसेज होना चाहिए, ठीक है। ऑयल जो है, मुझे पर्सनली जो दो तरह के ब्रांड्स है, ईवा एंड कैनोला, दे आर द बेस्ट रादर देन द अदर वन, ठीक है। सेकंड आपका जो इससे भी बेस्ट है ऑलिव ऑयल, ठीक है। वो अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी है तो वो यूज करें, वो बहुत अच्छा सोर्स है आपको, आपका फैटी एसिड्स बहुत अच्छे, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, वो अच्छा सोर्स है फैट्स का, ठीक है। इसके अलावा जो देसी घी है, देसी घी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नेचुरल जो है वो हमें घी मिलता है, रादर देन जो हम दूसरे घी इस्तेमाल कर रहे हैं वो उससे बहुत गुना बेहतर है, उसमें एक तो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसको हम ड्यूरिंग द वेट लूज की जर्नी के थ्रू भी मैं यूज़ करवाती हूँ, वेट गेन में भी यूज़ करवाते हैं, ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं देसी घी को। देसी घी एक अगर हमें एक अच्छा मिल रहा है ना, उसमें कुछ भी अदर तरह की कुछ एडिशन नहीं है, तो वो जो है फुली एक अच्छा सोर्स है फैट्स का, गुड फैट का, ठीक है, जो कि ये साइंटिफिकली भी अप्रूव्ड हुआ है, रादर देन बटर, रादर देन मक्खन इटसी नहीं, देसी घी अच्छा है, ऑलिव ऑयल अच्छा है, और सिंपल वेजिटेबल ऑयल अच्छा है, अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते अच्छा, एक पर्सन के लिए हेल्दी टाइमिंग क्या होगी कि वो उसका स्लीप साइकिल और उसका उठना, फिर ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, इनकी परफेक्ट टाइमिंग्स जो हैं वो क्या हैं? एक अगर पर्सन अपनी रूटीन चेंज करना चाह रहा है, क्योंकि अगर एक पर्सन रात को सो ही 3 बजे रहे, और वो सुबह जब उठेगा 12-1 बजे, तो उसके पूरा एक तो स्लीप साइकिल उसका काफ़ी ख़राब है, और दूसरा कि उसकी जो खाने की रूटीन है वो भी ख़राब है। तो एक हेल्दी लाइफ के लिए जो आपका टाइम होता है ब्रेकफास्ट का, डिनर का और लंच का, वो क्या होना चाहिए? और मोस्टली पीपल आल्सो डूइंग टी ब्रेक्स एज़ वेल, सो उसका भी होता है कि शाम के चाय के साथ चाय होगी, या कुछ और इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म होगी। और फिर उसका स्लीप साइकिल, कि पर्सन को कितने बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि स्लीप आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एवरीवन लाइफ।
तो और 8 घंटे की नींद तो लाज़मी होती है, क्योंकि और रात की नींद कहते हैं कि ज़्यादा लाज़मी होती है। लेकिन इन केस ऑफ माय लाइफ़ आई स्लेप्ट अराउंड 4 एएम और 5 एएम एट मॉर्निंग, और जो सुबह मेरा वेकअप टाइम होता है वो 9 से 10 हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 5 टू 4 आवर्स की स्लीप होती है। सो इस साइकिल को हम कैसे बेटर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ना डिफरेंट तरह के सिनेरियोज है। पहले भी जब हमारी बात हुई है तो उसमें भी यही सेम चीज़ थी कि हर एक के जो जॉब क्राइटेरियाज हैं, जॉब आवर्स हैं, वो डिफरेंट है। आईटी की अगर मैं बात करूं, आईटी फील्ड के पर्सन्स की, तो वो उनका क्राइटेरिया कुछ का 9 बजे स्टार्ट होता है, कुछ का नाइट में स्टार्ट होता है। ठीक है, वर्किंग आवर्स जो होते हैं, तो वो उस लिहाज से जो है ना, उनका पूरे 20 आवर्स हम डिज़ाइन करते हैं, वो कस्टमाइज्ड होता है। अगर हम जनरल बात करें, जनरली जो एक सही चीज़ है स्लीप, आपके उठने का, सुबह के टाइम आप उठें, 7-8 बजे तक आप उठ जाए, नहीं तो 6 ओ क्लॉक या 5 ओ क्लॉक आपका उठना, आप उठें, आप जो है फ्रेश हों, थोड़ा बहुत जो है नट्स से स्टार्ट कर लें अपनी मॉर्निंग, देन उसके बाद आप कोई जो है पानी पिए, फिर उसके बाद अपना थोड़ी देर के गैप के साथ आप अपना जो है ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट आपका बाकी मील से हेल्दी होना चाहिए और हैवी होना चाहिए रादर देन, क्योंकि अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा है ना, तो आपका फुल ऑफ मील है, जिसमें आपका रोटी है या पराठा है या सालन है, सैलड है या अंडा है। ये जब चीजें आप लेते हैं ना हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो आपको पूरे दिन में ना उतनी क्वांटिटी में मतलब भूख नहीं लगती है। ठीक है, अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा है। इसी तरह आप फिर तकरीबन जो है ब्रेकफास्ट आपका 8-9 बजे तक हो जाना चाहिए। आपका मिड मॉर्निंग जो होता है स्नैक, वो आपका 10 से 11 के दरमियान, लंच 1 से 2 के दरमियान, फिर उसके बाद आपका जो उधर है इवनिंग स्नैक है, वो 4-5 के दरमियान आपका हो जाना चाहिए, या हार्डली 5 to 6 ओ क्लॉक तक आपका जो है ना इवनिंग स्नैक होना चाहिए। आपका डिनर टाइमिंग जो है वो 7 बजे तक हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो बेड टाइम है वो 8 बजे तक। दिस इज अ लाइक बहुत अच्छा जो होता है ना, एक साइकिल होता है डाइट लेने का, वो ये है। और रात को 10 बजे, 9-10 बजे यू शुड हैव टू स्लीप, सुबह अर्ली को उठें। दैट्स इट। 5 6 से 8 घंटे इज अ गुड स्लीप थिंग। रादर देन अगर हम कस्टमाइज्ड चीज़ों की बात करें, तो वो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, वो फिर उस लिहाज से आप बताते हैं। बट जो आपका अच्छा है वो यही है, जो साइंटिफिकली भी अच्छा है, लॉजिकली भी, आप प्रैक्टिकली भी देखें तो ये चीज़ें अच्छी है, जो कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इससे आप जो डाइट भी ले रहे हैं ना, वो आपके ऊपर अच्छा रोल प्ले करती है, रादर देन वो कभी कुछ कर रही है नेगेटिव प्ले, तो ये वो चीज़ें होती हैं। कुछ पर्सन्स हैं जो मोस्टली फीमेल्स और मेल्स ना लेट नाइट ईटिंग करते हैं। मीन्स के जॉब होल्डर नहीं है, लेकिन घर में वो लेट नाइट ईटिंग करते हैं। मीन्स के डे आफ्टर द डिनर दे ईट अराउंड 12 एम 11 एम 1 पीएम। लेट नाइट क्रेविंग भी लोग उसे कहते हैं। तो लेट नाइट क्रेविंग्स पर्सन के लिए किसी पर्सन के लिए कैसी है, जिसकी ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, नथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए लेट नाइट क्रेविंग, और लेट नाइट क्रेविंग हेल्थ के लिए कैसी है? बेस्ट है या वो एक बैड इम्पैक्ट ऐड करती है? अच्छा, जो है लेट नाइट क्रेविंग्स उन्हीं में होता है जिनका जो है ना मूड स्विंग्स काफ़ी हाई में रहते हैं। ठीक है, जब आपके आपका कार्टिसोल लेवल हाई रहता है, तो उसमें ना आपको कार्ब्स की, रिफाइंड कार्ब्स की ना क्रेविंग रहती है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, आप ना छोटे छोटे प्रोटीन में पर्सनली रिकमेंड करती हूँ प्रोटीन बॉल्स को, या फिर डार्क चॉकलेट को लिटिल बिट, जैसे, या फिर गुड़ को छोटे थोड़ा सा, या फिर आप इस सबसे पहले आप पानी पी लें। ठीक है, अगर फिर भी आपको क्रेविंग हो रही है तो आप लिटिल बिट खाएं, ज्यादा ना लाएं खाएं, क्योंकि रात के टाइम आपका जो है ना, आपका स्लीप होना चाहिए, ना कि आपका खाना पीना। अगर आपका दिल कर रहा है जंक खाने को, तो उस तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। वही चीज आप जो है स्लाइस ले लो, या स्लाइस को पीनट बटर यूज कर लो, दैट्स इट। या फिर थोड़ा सा दूध पी लो नीम गर्म, या फिर मतलब डिफरेंट आप अल्टरनेटिव होम बेस्ड चीजें आप यूज कर सकते हैं। बाहर का अगर आप लेते हो तो वो आपको जो है वो आपका इंसुलिन भी स्पाइक करेगा, आपके स्टमक को भी अपसेट करेगा, आपकी फैट एक्यूमुलेशन भी करेगा, आपके अंदर लेथार्जिसिटी भी पैदा करेगा। ठीक है, आप लेजी लेजी सारा दिन बहुत ज्यादा सुस्ती और ब्लोटेड और स्वेलिड फील करोगे, तो वो उस तरफ हमने नहीं जाना। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन कोज करे, आप घर का इस्तेमाल करें और थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, वो बेस्ट ऑप्शन है, और फिर उसके बाद वो करके सो जाए। एक पर्सन है जिसका
स्लीपिंग साइकिल बहुत खराब है, मीन्स के वो अराउंड 3 to 4 आवर्स होता है, वो भी इन मॉर्निंग या लाइक दैट। तो क्या जो नींद की कमी है वो हमारे हमें मेंटली डिस्टर्ब करती है, और जो डायबिटीज और स्ट्रेस लेवल है उसको वो इंक्रीज करती है, स्लीप की कमी। और एक पर्सन अगर चाहता है यार मैं अपने स्लीप साइकिल को बेस्ट करना है, बेहतर करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि स्लीप साइकिल आपकी पूरी हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। आपका जितना अच्छा स्लीप साइकिल होगा उतनी ही अच्छी आपकी हेल्थ होगी, और उतने ही अच्छे आपके डेली रूटीन के टास्क होंगे। तो अगर एक पर्सन ने अपना स्लीप साइकिल बेहतर करना है, या उसके वो चाह रहा है कि यार मैं जो 3-4 घंटे सो रहा हूँ मैं उसको एक 6 to 8 आवर्स तक लेके जाऊँ, तो वो उसको कैसे लेके? अच्छा, स्लीप साइकिल अच्छा करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले जैसे पहले बताया कि कैमोमाइल टी, नीम गरम दूध, हल्दी के साथ साथ में थोड़ी सी दालचीनी पाउडर, आप वो यूज करें। इट हेल्प्स यू टू गिव यू द गुड स्लीप। ठीक है। सेकेंड चीज, जब आप सोने चाहते हैं आप अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाएं। ठीक है। और उसको आप अपने रूम से बाहर रखें। ठीक है। जब आपने सोना है ना, तो ये जो चीजें होती है ना, ये आपको फॉलो करनी पड़ती है। अदरवाइज आप खुद अपने माइंड को कह रहे हो कि मुझे मोबाइल की जरूरत पड़ सकती है, आपने खुद अपने माइंड को ये चीज बिठा दी है। तो फिर जब आप अपने माइंड में वो चीज बिठा देते हैं ना, वो माइंड भी उस हिसाब से सर्कुलर रोटेट करता है, सोचता रहता है अच्छा ठीक है। वो फिर जैसे ही कोई क्लिक करता है मैसेज, आप फौरन जो है आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप फिर उसकी तरफ एंगेज हो जाते हैं। इट मीन्स आप खुद चाह रहे हो आपकी नींद डिस्टर्ब हो, या फिर खुद आप किसी से एंगेज हो जाओ, आप अपनी स्लीप खुद डिस्टर्ब, आप आपका खुद का डिसीजन है। ठीक है। जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट वो आप अपने इंटेलेक्चुअल में वो चीज करना चाह रहे हो। ठीक है। साइड बाय साइड आप उस चीज से बचने के लिए आप अपने मोबाइल को रखें डू नॉट डिस्टर्ब पे और बाय रखें। अपने रूम की लाइट्स को ऑफ करें, और उसके बाद आप जो है वो सोएं, अलार्म लगा के ठीक है इस टाइम मैंने उठना है। आप यकीन माने आपकी ये हैबिट जो होंगी ना, ये आपको हेल्प करेंगी अच्छी स्लीप में भी। जब आपका रूम में अंधेरा होता है, शोर नहीं होता, आप सोटेड होते हो, आपने इस टाइम ये आप इस चीज को टाइम देना है, तो आपकी नींद कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। जब क्योंकि एक चीज में जब आप काम भी करते हैं ऑफिस में भी, जिस चीज में आपका फोकस होता है फुली फोकस होके काम करते हो। ठीक है। इसी तरह आपका माइंड भी उसी तरह फोकस होके वर्क कर रहा होता है। इसी तरह जब आप सोना है तो उस पर फोकस होके आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ता है, डायग्राम्स को। जब वो भी करेंगे तो ये भी आपको जो है अल्टीमेटली इस पे भी आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इस चीज को फॉलो करने के लिए वही इट टेक्स टाइम, बट इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं एट द एंड। एक पर्सन अगर उसकी हाइट 5'8" है और उसका वेट 76 है, तो हाउ कैन ही कैलकुलेट कि उसका वेट ज्यादा है या उसका वेट वो ओवर वेट है, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? या फिर एक पर्सन है जो जिसकी पूरी पूरी बॉडी बेटर है, मतलब ठीक है, लेकिन जो उसका पेट है वो बाहर आया हुआ है, या उसका मैदा सूजा हुआ है, या वो, तो वो उसको कैसे ओवरकम कर सकता है? और एक पर्सन को कैसे पता चलता है यार कि उसका वेट उसकी हाइट से ज्यादा है या उसकी हाइट से कम है, और उसने उसको ओवरकम करना है? अच्छा, इसका जो है ना, आप इस बीएमआई होता है कुछ ऐसी हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं फॉर कैलोरी, पर पर्सन की कैलोरी उसको कितनी देनी चाहिए, रिक्वायर्ड कितनी है, इसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं जो हम करते हैं। सेकंड बीएमआई होता है, वो आप वैसे ही गूगल पे भी लिखते हो, आप बीएमआई लिखते हो, उस पर आप वेट हाइट वगैरह डालते हो, आपको वो अप्रोक्सीमेटली जनरली वो आपको बताता है। ये नहीं मैं कह सकती एग्जैक्ट नहीं, ऑब्वियस है। आप जब मैनुअली कर रहा है एक डाइटिशियन, वो उसमें फर्क है, और जो आप डिजिटली कर रहे हो उसने आपको रैंडम बताना है। तो लेकिन ये है कि समहाउ वो उतना ही जो है ना वो आपको रिजल्ट दे देता है। तो वो जो चीज़ है कि अगर आप जानना चाह रहे हैं कि मेरे एज, मेरे वेट के अकॉर्डिंग या मेरे हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, वो आपका बीएमआई बताता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आया कि आप नॉर्मल वेट में फॉल कर रहे हो, या आप ओवर वेट में कर रहे हैं, या ओबिसिटी में कर रहे हो, या कौन सा ग्रेड आपका चल रहा है, या अंडर वेट चल रहा है। तो आपका बीएमआई आपको बॉडी मास इंडेक्स आपको बताता है।